हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सपना एंड नया लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक अपने चैनल पे जिसका नाम है लाइफ साइंसेस बॉटनी। और मेरा टॉपिक का नाम है सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इसका जो ओवरव्यू है जो हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कोशिकाएं आपस में बात कैसे करती हैं। तो इसका जो पार्ट 2 है इस वीडियो का वो देखेंगे आज। तो जैसे सेल सिग्नलिंग जो है, सेल सिग्नलिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सेल सिग्नलिंग क्या होती है कि सेल जो है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कि एक सेल जो है वो जिसमें एक सेल जो है वो सिग्नल प्रोड्यूसर होती है और दूसरी जो है वो रिसीवर सेल होती है या टारगेट सेल होती है जिसके लिए सिग्नल जो है वो भेजा जाता है। तो जो टारगेट सेल है उसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण सिग्नल जो है वो रिसीव होता है। तो उस चीज को बोलते हैं हम रिसेप्टर। व्हाट आर रिसेप्टर्स? तो हमारे पास इस चीज का आंसर है कि ये टारगेट सेल पे प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर जो है वो टारगेट सेल पे प्रेजेंट होता है और उसके पर इसका काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिसेप्टर एक्चुअली। रिसेप्टर इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। रिसेप्टर क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है टू विच ए पर्टिकुलर लाइगेंड बाइंड। एक पर्टिकुलर लाइगेंड जिसको बाइंड करता है दैट विल रिजल्ट इन सम बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस। कि रिसेप्टर ऐसी चीज है जिसके साथ जो है वो एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके साथ लाइगेंड बाइंड करेगा और लाइगेंड बाइंड होने के बाद क्या होगा कि पर्टिकुलर जो टारगेट सेल है उसमें कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होंगी। ठीक है, वो मॉडिफिकेशंस कोई भी हो सकती है, चाहे सेल ग्रोथ के लिए हो, चाहे हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए, या कोई भी चीज जो है वो प्रोटीन या फिर कोई चीज बनानी हो तो उसके लिए भी हो सकता है। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जो सेल सिग्नलिंग होते हैं उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिग्नल रिसेप्शन, कि सबसे पहले जो है वो सिग्नल को रिसीव किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमारा रिसेप्टर जो है वो काम आता है। ठीक है, रिसेप्टर कहाँ पे है? ये चीज जो है वो रिसेप्टर है हमारे पास। तो रिसेप्टर, एक मिनट, ये चीज यहाँ पे रिसेप्टर है। तो सबसे पहले जो है सेल सिग्नलिंग में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला रिसेप्शन है। तो रिसेप्टर जो है वो उस रिसेप्शन वाले स्टेप को कैरी ऑन करता है। यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये हार्मोन है या फिर अदर एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। वो क्या कर रहा है? यहाँ पे आके रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जा रहा है। रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के बाद जो है वो आगे क्या होता है? रिएक्शन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकेंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है? अदर एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रेस्पॉन्सेज। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो इस स्टेप को बोला जाता है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? रिएक्शन प्रोड्यूसिंग कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल है या फिर कोई प्रोटीन है बीच में जो कि एक्टिवेट होता है, या सेकंड मैसेंजर है वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो सेकंड मैसेंजर क्या करेगा? आगे डीएनए में जाके, न्यूक्लियस में जाके, या फिर साइटोप्लाज्म में कोई चेंज करना है तो वहां पे जाके जो है वो पर्टिकुलर साइट को बाइंड करके वहां पे एक्टिविटी शो करेगा। तो लास्ट हमारे पास है रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स में क्या आएगा कि ये सिग्नल मिल रहा है तो उसके वापस रिस्पॉन्स क्या है सेल का? एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज। कुछ भी रिस्पॉन्स हो सकता है, या प्रोटीन प्रोडक्शन हो सकती है, या फिर प्रोटीन बना सकते हैं सेल्स, या फिर सेल ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई और चीज जो है वो प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सिग्नल्स दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सिग्नल रिसीव किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी सीधा ही बताया गया है। तो ये सारी डायग्राम, जैसे ये लिगेंड जो है वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर पे, रिसेप्टर की शेप जो है वो ऐसी होती है। और रिसेप्टर जो है, एक्चुअली रिसेप्टर में 3 डोमेन होते हैं। रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। रिसेप्टर में 3 डोमेन होते हैं। तो वो 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, जो सेल के बाहर वाली तरफ होता है, तो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो सेल की बाहर वाली तरफ होता है। और एक होता है इंट्रा सेलुलर डोमेन। इंट्रा सेलुलर डोमेन, तो इंट्रा सेलुलर डोमेन। और थर्ड एंड लास्ट होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में बाउंडेड होता है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, तो जो रिसेप्टर है उसका स्ट्रक्चर जो वो ऐसा होता है कि इसमें 3 तरह के डोमेन्स होते हैं। एक जो सेल के बाहर होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और जो सेल के अंदर वाली तरफ होगा उसका पोर्शन, उसको हम इंट्रा सेलुलर डोमेन बोलेंगे। और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर का एग्जांपल है, और सेल के अंदर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पे। तो 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं हमारे पास। 2 तरह के रिसेप्टर हैं। तो 2 तरह के रिसेप्टर में हमारे पास क्या क्या आएगा? एक आएगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और एक आएगा सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में आएगा कि एक मिनट, Intracellular receptors are the receptors that locate inside the cell, जो कि inside the cell होते हैं rather than in its cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर। ठीक है, टिपिकली इन द साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे या फिर ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक है, तो क्लासिकल हार्मोन्स दैट यूज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स दैट इंक्लूड थायराइड, जिसको हम थायराइड में भी इंक्लूड करते हैं, एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के। इन हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? इंट्रासेलुलर होते हैं। एग्जांपल्स आर द क्लास ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड IP3 रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। IP3 रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर IP3 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, ये चीज़ याद रखने वाली है। एंड द लाइगेंड दैट बाइंड टू देम आर यूजुअली इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर। ये क्या है? जो लाइगेंड इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा वो इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर है, लाइक इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो ये IP3 इस रिसेप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को अपने साथ बाइंड करता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लाइपोफिलिक हार्मोन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लाइपोफिलिक हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन्स, तो इनके लिए कौन सा रिसेप्टर है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है विद इन द सेल। सम इंट्राक्राइन
peptide hormones are also have intracellular receptors. In most cases, the ligands of intracellular receptors are small hydrophobic. Most cases में कैसे होता है, ligand कैसे होते हैं intracellular receptors के, they are small hydrophobic. Hydrophobic कैसे होते हैं, water hating. Hydrophobic molecules होते हैं and they must be able to cross the membrane. ठीक है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रीच द रिसेप्टर. वो रिसेप्टर तक तभी पहुंचेंगे ना अगर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएंगे. तो उन लिगेंड्स की ये खासियत होती है. द लिगेंड्स ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक molecule that since they must be able to cross the plasma membrane in order to reach the receptor. For example, the primary receptor for hydrophobic steroid hormone such as sex hormone estradiol and estrogen जो कि एस्ट्रोजन है and टेस्टोस्टेरोन आर इंट्रासेलुलर. तो इन दोनों हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स कैसे हैं, इंट्रासेलुलर. तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का. तो ये है हमारे पास इंट्रासेलुलर का रिसेप्टर का एग्जांपल एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है. तो ये कोई हार्मोन है, वो क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो डिफ्यूज होके अंदर आ रहा है. तो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके जब अंदर आया तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट था. ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या था, न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट था. तो न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ जो है ये क्या करता है, इसको NR या HSP क्या है, हीट शॉक प्रोटीन है. ठीक है, HSP क्या है, हीट शॉक प्रोटीन है, या हीट शॉक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. तो ये चीज़ जो है वो कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, साइटोप्लाज्म. और ये क्या है, न्यूक्लियर रिसेप्टर. ठीक है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर को कौन लेके आ रहा है, हीट शॉक प्रोटीन्स. तो हीट शॉक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे अलग हो जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हार्मोन जब अंदर डिफ्यूज करके आया तो ये क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ बाइंड कर जाता है, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है इसके साथ बाइंड कर जाता है और NR हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है, इसके साथ ये बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर रहा है. तो ऐसे ऐसे जो रिसेप्टर्स हैं, इस तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वो और भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे. तो उसके साथ क्या करता है, ये जो सिंगल है, मोनोमर है, ये क्या करता है, NR डाइमर बना लेता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर का डाइमर बन जाता है. और जब डाइमर बन जाता है तो न्यूक्लियर पोर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है. और ओपन होने के बाद जो है ये क्या करता है, दोनों NR डाइमर जो यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास जो वो ऑलरेडी को एक्टिवेटर प्रेजेंट था, को एक्टिवेटर प्रोटीन प्रेजेंट था और RNA पॉलीमरेज जो है वो उसकी प्रोडक्शन हुई. तो ये दोनों यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, को एक्टिवेटर भी अटैच हुआ इसके साथ और RNA पॉलीमरेज भी अटैच हुआ. तब जाके ये क्या करना, NR डाइमर जो है वो एक साइट पे लग गया, जो क्रोमोसोम की साइट पे मतलब एक जगह DNA पे लग गया. और उसके साथ क्या कौन कौन है, को एक्टिवेटर है और RNA पॉलीमरेज है. ठीक है, RNA पॉलीमरेज है. और तो इसके बाद जो वो ये टारगेट जीन है, पर्टिकुलर टारगेट जीन को ही ये इफेक्ट करेगा, बाकी कहीं पे भी ये वर्क नहीं करेगा. फिर पर्टिकुलर टारगेट जीन का क्या किया जाएगा, mRNA बनाया जाता है. mRNA बनाया, फिर mRNA बना के जो है वो ये आउटसाइड मूव कर जाता है. इसके लिए भी चैनल्स होते हैं, आपको पता है, जो न्यूक्लियस का एनवेल्प होता है, न्यूक्लियर एनवेल्प, उसमें भी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये चैनल्स के थ्रू जो है वो mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है और mRNA से जो है वो प्रोटीन बनाए जाते हैं. फिर उसके बाद प्रोटीन बनाने के बाद चेंज इन सेल फंक्शन किया जाता है, सेल फंक्शन जो है वो चेंज किया जाता है. तो mRNA कहाँ पे बनता है, ऑब्वियसली जो है वो mRNA से प्रोटीन जो है वो राइबोसोम में बनता है. न्यूक्लियर एनवेल्प, ये चीज़ न्यूक्लियर एनवेल्प शो किया गया है और ये सेल मेम्ब्रेन शो किया गया है. तो ये सारी प्रोसेस जो है वो इतनी लंबी है. ये सारी चीज़ें जो है वो क्या समझाने के लिए की गई हैं कि ये रिसेप्टर जो है वो इंट्रासेलुलर होता है. ठीक है, तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं उनके लिए हीट शॉक प्रोटीन्स जो है वो भी और रिसेप्टर को बाइंड करने में भी काम आते हैं और जो है वो स्ट्रेस
हार्मोन्स स्ट्रेस से प्लांट्स में जो अगर स्ट्रेस हो गई हो, साल्ट स्ट्रेस हो या हाई टेम्परेचर स्ट्रेस हो, ये हीट स्ट्रेस हो, तो उससे निजात दिलाने के लिए जो है वो ये हीट शॉक प्रोटीन जो है वो बनाए जाते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट है सेल सरफेस रिसेप्टर। तो सेल सरफेस रिसेप्टर जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बीचों बीच होते हैं। कैसे? इस तरीके से ये मेम्ब्रेन के बीचों बीच होते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इसके बीच में जो है वो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो है या सेल सरफेस रिसेप्टर है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर और मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है। दैट आर embedded in the plasma membrane of the cell and they act in cell signaling by receiving the binding to receiving extracellular molecules। तो extracellular molecules को ये रिसीव करता है। ये देखिए यहाँ पे extracellular molecule ये है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है, तब जो है वो ये पर्टिकुलर चैनल जो है वो खुल रहा है इन आयंस के लिए। तो ये क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर है। और जब तक ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तब तक ये चैनल भी ओपन नहीं होता है। तो ये सारी क्या है? सारी चीज़ जो है वो सिग्नलिंग पे डिपेंड करती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में भी ऐसा हो सकता है और भी कई चीज़ें जो है वो उसमें सिर्फ रिसेप्टर्स का रोल होता है और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रोल होता है। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स दैट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि दैट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। एंड द एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल में बी हार्मोन्स। जो एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है, वो हार्मोन भी हो सकता है या न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपने पढ़ा है ग्रोथ फैक्टर्स जो वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह में जो चीज़ें ये भी क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। सेल एडहीजन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सारे मॉलिक्यूल जो वो प्रेजेंट हो सकते हैं जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन द एंड they will react with the receptor to induce the changes in the metabolism and activity of the cell, ठीक है। ये क्या करते हैं? सेल की एक्टिविटी को चेंज करने के लिए या फिर मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं, फिर उसके बाद सेल एक्टिविटी भी ऑब्वियसली चेंज होती है। इन द प्रोसेस ऑफ सेल्स ट्रांसडक्शन, सेल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? द लिगेंड बाइंडिंग अफेक्ट्स ए कैस्केड केमिकल चेंज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैस्केड चलता है, इसके बाद ये थ्रू अ केमिकल चेंज सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है ये, और आगे जाके जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्शंस जो है वो फॉलो किए जाते हैं। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जो सेल सरफेस रिसेप्टर हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। जैसे सेल सरफेस रिसेप्टर हैं दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये क्या है? रिसेप्टर प्रोटीन है। ऑब्वियसली ये रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन का बना होता है, ये दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट इज द टारगेट सेल, एंड दैट इज द हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर रहा है और फिर उसके बाद जो वो सेल के अंदर कोई चेंज आएगा इसकी वजह से। फिर उसके बाद है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या आता है? जैसे कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन जो है वो इसके साथ कैरियर प्रोटीन जो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को यहाँ पे लेके आता है। स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल होता है ये कैरियर प्रोटीन की, इसको ज़रूरत होती है जब इसको अंदर लेके आना होता है। तो ये
जब अंदर जाता है तो ये चैनल्स के थ्रू नहीं, ये डिफ्यूज होके आता है। तो जब ये अंदर आएगा तो इसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये रिसेप्टर जो है वो कौन सा है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा और ये टारगेट सेल है, इसी के अंदर जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और एक्स्ट्रा जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके बीच में ये डायग्रामेटिक डिफरेंस बताया गया है। आप पढ़ते हैं इसको कि इसकी जो थ्योरी पढ़ते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसे कैसे होती है। द बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू आइदर सेल सरफेस रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, या तो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। द मोस्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक एंड, तो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है ये क्या हो जा रहा है। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। दैट इज हाइड्रोफिलिक। जो मोस्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं एंड देयरफॉर अनेबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। इंस्टेड दे विल बी बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। ऐसे मॉलिक्यूल्स मोस्ट ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल दैट आर हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं यानी कि वाटर लविंग है, वो क्या करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करते हैं एंड विच इज टर्न जनरेट वन और मोर सिग्नल्स इनसाइड द सेल, जो कि टारगेट सेल होती है उसके साथ उसके पास जो वो और ज़्यादा सिग्नल जो है वो जनरेट किए जाते हैं फिर। एंड सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स या सिग्नल मॉलिक्यूल बाय कॉन्ट्रास्ट डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द रिसेप्टर्स इनसाइड द टारगेट सेल। ये इनसाइड द टारगेट सेल जो है वो वहाँ पे बाइंड करते हैं। एंड आइदर इन द साइटोसोल, या तो वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल कौन सा पोर्शन होता है, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है या फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। एंड इन द न्यूक्लियस भी हो सकता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, एज शोन हियर कि इस डायग्राम में भी ऐसे ही शो किया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है। एंड मैनी ऑफ दीज स्मॉल सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड नियरली इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं एंड दे आर देयरफॉर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम, इसलिए ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर आफ्टर बाइंडिंग to carrier protein from which they dissociate before entering the target cell। या फिर कैरियर प्रोटीन के साथ ये आता है या फिर ब्लड स्ट्रीम में ये आएगा, तब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू जो है ये फिर उसके बाद टारगेट सेल में पहुंच जाता है, ठीक है। ये था टोटल कॉन्सेप्ट जो कि रिसेप्टर्स, दो तरह के जो रिसेप्टर्स थे। अब सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सेल सरफेस रिसेप्टर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, देयर आर 3 टाइप्स। कैसी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है हमारे पास आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर होता है। और सेकंड है हमारे पास जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एंड थर्ड वन इज द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो ये 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल में इसको जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।